Subscribe and press the bell icon, and never miss any update from Easy Mechanical Engineering. हेलो दोस्तों, क्या हाल? सब बढ़िया ही होना चाहिए। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिस्टम के बारे में बताया था, सराउंडिंग्स के बारे में बताया था, बाउंड्री क्या होती है ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अलावा मैंने आप लोगों से टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में भी डिस्कशन किया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि सिस्टम को हम किन डिफरेंट तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं और क्या तरीके होते हैं सिस्टम को डिफाइन करने के, और किन किन अलग तरीकों से हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं। इसके ही साथ हमने ये भी देखा था कि कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बेसिकली दो ही तरीके के सिस्टम होते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। एक और सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन वो क्लोज सिस्टम का एक स्पेशल केस है जहां हम एनर्जी के ट्रांसफर को रोक देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी। अगर आप ये वाला लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे दोनों प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम कई सारी ऐसे टर्म्स यूज लेंगे जो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब पहले लेक्चर में जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की थी तो आप लोगों को यह बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। सेकेंड लेक्चर के एंड में मैंने आप लोगों को यह बताया कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के पीछे हमारा मकसद क्या है, हमारा एम क्या है, यानी कि हमने एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस किया था, एम ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, कितने तरीके होते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, देयर आर टू वेज ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स। दो तरीके होते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के। पहला, माइक्रोस्कोपिक वे ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वे ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स। अब इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक वे ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा तरीका होता है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक वे ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यहां आपको ध्यान देना है इस वर्ड पे, मैक्रोस्कोपिक पे। माइक्रोस्कोपिक वे और मैक्रोस्कोपिक वे। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। अब माइक्रोस्कोपिक वे ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स, या हम यूं भी कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वे ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, और मैक्रोस्कोपिक वे ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग अप्रोचेस हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की। तो माइक्रोस्कोपिक वे ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स को हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और मैक्रोस्कोपिक वे ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स को हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की। किसकी? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की।
अब माइक्रोस्कोपिक वर्ड जो है इसमें ध्यान दीजिए इस टर्म पे, माइक्रो पे। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब हम सबको मालूम है 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। 10⁻⁻⁶ मीटर बहुत स्मॉल होता है। इस साइज का जो पार्टिकल है, क्या आप इसे नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं। इस साइज के जो भी पार्टिकल है, माइक्रो साइज के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। और इसलिए हम इस साइज के पार्टिकल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ड में ध्यान दीजिए, माइक्रो वर्ड आ रहा है, माइक्रो वर्ड आ रहा है, तो यहां कुछ ना कुछ बात हो रही है स्मॉल पार्टिकल्स की, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए माइक्रोस्कोप पे। जब भी आप माइक्रोस्कोप का यूज लेते हैं तो आप किस लिए यूज लेते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स को देखने के लिए, या फिर मेनली मैं ये कहूं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मेरे को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करनी है तो मैं माइक्रोस्कोप का यूज लूंगा। नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज लेना पड़ता है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए इस पेन की, मेरे को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करनी है तो मैं माइक्रोस्कोप में इस पेन को रखूंगा और इसके मॉलिक्यूल्स देखूंगा कि इसके मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करनी होती है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहां हम बात कर रहे हैं स्मॉल पार्टिकल्स की, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इस माइक्रो टर्म से हमें यह पता चल जाना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम स्मॉल पार्टिकल्स की बात करेंगे। स्मॉल पार्टिकल्स कौन से? जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं यहां। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करें, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ें हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, तो उस अप्रोच को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। तो हमें थर्मोडायनेमिक्स को कैसे पढ़ना है? मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हमें थर्मोडायनेमिक्स को अगर पढ़ना है तो उस अप्रोच को हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहेंगे। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, बहुत स्मॉल। तो यहां बात हो रही है स्मॉल पार्टिकल्स की, स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स को जब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके पढ़ेंगे तो उस अप्रोच को हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं मेनली सिस्टम्स की बात करते हैं हम, हर चीज को हम सिस्टम मानते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी चीज पे फोकस करना है, किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, तो उस चीज को हम सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारा फोकस सिस्टम पे होता है। तो अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे किस चीज को स्टडी करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स से किस चीज को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे सिस्टम को। सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक्स में जब मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे तो उस अप्रोच को हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल से आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में गैस भरी हुई है। अब ये गैस क्या है? हमारा सिस्टम है। ये गैस क्या है? हमारी सिस्टम है। ठीक है। नॉर्मली जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम कैसे बात करते हैं? हम ये कहते हैं कि इस गैस का प्रेशर है 10 बार, इस गैस का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नॉर्मली हम इस तरीके से बात करते हैं। नॉर्मली मैं क्या कहता हूं, अगर कंटेनर में गैस भरी हुई है तो मैं ये कहूंगा कि भाई इस गैस का प्रेशर है 10 बार और इस गैस का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि मैं एंटायर सिस्टम की बात कर रहा हूं, एंटायर गैस की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस पूरी गैस का प्रेशर है 10 बार, इस पूरी गैस का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं ऐसे तो बात नहीं करता कि भाई इस गैस के अंदर ये जो एक मॉलिक्यूल है इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो एक मॉलिक्यूल है इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं ऐसे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में तो बात नहीं करता। मैं जब भी ये बताता हूं, प्रेशर बताता हूं, टेम्परेचर बताता हूं, तो पूरी गैस का बताता हूं, पूरे सिस्टम का बताता हूं। मैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करता। लेकिन जब भी हम थर्मोडायनामिक्स माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू पढ़ते हैं तो वहां हम हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जब भी हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां हम सिस्टम के हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर की तरफ ध्यान देते हैं। तो यहां अगर मुझे थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू पढ़नी है तो मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम में यानी कि इस गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस हर एक मॉलिक्यूल पे मैं ध्यान दूंगा और हर एक मॉलिक्यूल के बिहेवियर को मैं एनालाइज करूंगा, ठीक है। तो यहां मेरे पास बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहां मेरे पास। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है तो मुझे
इन सभी बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। मुझे हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को एनालाइज करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, इसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, और इसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की पोजीशन क्या है। ठीक है, इस तरीके से मुझे हर एक मॉलिक्यूल को एनालाइज करना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, मुझे उसके बिहेवियर को चेक करना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के, अगर मुझे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना है तो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एनालाइज करूंगा। ये देखूंगा कि उस मॉलिक्यूल की उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, और ऐसा मैं हर एक मॉलिक्यूल के साथ करूंगा। हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के साथ, जितने भी मॉलिक्यूल सिस्टम में प्रेजेंट है उनके साथ मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है उस पर ध्यान दीजिए। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई सिस्टम लें, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के सिस्टम में एयर के 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के सिस्टम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना सा होता है, इतना सा होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के सिस्टम में एयर के 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने? 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब ये 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं हम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के सिस्टम में 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना सा होता है? इतना सा। उसमें एयर के 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हमें क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को एनालाइज करना है। तो 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स को हमें एनालाइज करना पड़ेगा इंडिविजुअली। एक एक मॉलिक्यूल को एनालाइज करना पड़ेगा, एक एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पता लगानी पड़ेगी, उसकी एनर्जी पता करनी पड़ेगी, उसकी पोजीशन पता करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारा कितना टाइम बिगड़ जाएगा। ये देखिए कि ये कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा, हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। क्या आप कर सकते हो? 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स को आप एनालाइज कर सकते हो? एक ही समय पे आप 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स को एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है आपके लिए 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करना। ठीक है, आपको हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी पता करनी होगी, वेलोसिटी पता करनी होगी, उसकी पोजीशन पता करनी होगी। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जब भी मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा लार्ज है, या फिर ये कह लीजिए कि मॉलिक्यूल्स न्यूमरस अमाउंट में प्रेजेंट हैं सिस्टम के अंदर, तो हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हमें हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को एनालाइज करना होगा, उसके बिहेवियर को एनालाइज करना होगा, और इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हम थर्मोडायनेमिक्स पता नहीं कब तक पढ़ पाएंगे फिर। ठीक है, तो जब भी न्यूमरस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब तो इतना सा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सिस्टम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो सिस्टम है वो इतना सा होता है, बहुत छोटा सा सिस्टम होगा वो। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम में 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है एयर के, और अगर आपको इतने से सिस्टम को एनालाइज करने में इतना न्यूमरस अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, तो आप किसी बड़े सिस्टम को कैसे एनालाइज करेंगे? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू। तो जब भी सिस्टम के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आप वहां माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां आपको हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ध्यान देना है, और हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। अब मान लेते हैं, ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप में से कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, चलो ठीक है, अब मान लेते हैं आप तो एनालाइज करोगे हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को। ठीक है ना, आप हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को एनालाइज करना चाहते हो, आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें न्यूमरस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और आप हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को एनालाइज करना चाहते हो, मान लेते हैं। तो अब आप क्या करोगे? आप ये चेक करोगे कि मान लीजिए जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल नंबर 1 है, तो मॉलिक्यूल M1 की वेलोसिटी क्या है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे? V1 है। ठीक है, मान लीजिए मॉलिक्यूल 2 है, सेकंड मॉलिक्यूल को आप चेक करो, मॉलिक्यूल M2 की वेलोसिटी क्या है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे? V2 है। ठीक है, इसी तरीके से मॉलिक्यूल 3 है, तो M3 की वेलोसिटी क्या है? V3 है। इसी तरीके से
इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इस सिस्टम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल mn की वेलोसिटी क्या है vn। इस तरीके से जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने ही नंबर ऑफ वेलोसिटीज हमें मिल जाएंगी, है ना। यहां न्यूमरस अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत लार्ज अमाउंट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो हमें जो वेलोसिटी का डाटा मिलेगा वो भी बहुत लार्ज मिलेगा, वो भी बहुत न्यूमरस डेटा होगा। यानी कि हमारे पास जब हम हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को एनालाइज कर लेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू जब हम हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को एनालाइज कर लेंगे सिस्टम के अंदर, तो हमें जो डेटा मिलेगा वो न्यूमरस अमाउंट में मिलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा मिलेगा हमें, जो डेटा का साइज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अब उस डेटा को एनालाइज कैसे करना है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जब भी डेटा न्यूमरस अमाउंट में होता है, जब भी डेटा न्यूमरस अमाउंट में होता है, तो हम एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज लेते हैं। एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक्स यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज लेते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद हमें जो डेटा मिलेगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा न्यूमरस अमाउंट में होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डेटा मिलेगा। अब इस न्यूमरस अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज लेना पड़ेगा, जैसे कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है। हमें किसका यूज लेना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का। ठीक है, लार्ज अमाउंट में डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज लेना पड़ता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या होती है, मेनली जो स्टैटिस्टिक्स करते हो आप, जब आपके पास डेटा लार्ज अमाउंट में होता है, बहुत न्यूमरस अमाउंट में होता है, तो आप स्टैटिस्टिक्स का यूज लेते हो। आप मीन निकालते हो उस डेटा का, आप मीडियन निकालते हो डेटा का, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो। तो जो भी आप एनालाइज करते हो, डेटा को एनालिसिस करने के लिए जो भी आप एनालिसिस कैरी आउट करते हो, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू करते हो, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का यूज लेके करते हो। तो इस वजह से हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। इसी वजह से हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों कहते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हमें हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को एनालाइज करना होता है सिस्टम के अंदर। जब हम हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को सिस्टम के अंदर एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास न्यूमरस नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट होता है। उस न्यूमरस नंबर ऑफ डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक्स जैसे कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज लेना पड़ता है, और इसी कारण से हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को समझने के लिए भी हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हमने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को समझने के लिए लिया था। तो मैंने क्या माना था, मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, और ये गैस क्या है, ये गैस हमारी सिस्टम है। तो जनरली जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस गैस का प्रेशर 10 बार है, इस गैस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं। हम एंटायर गैस को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं।
थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम बात करते हैं हम इसी तरीके से बोलते हैं कि कंटेनर में गैस भरी हुई है और इस गैस का प्रेशर 10 बार है, गैस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम ये तो नहीं कहते कि इस गैस के एक मॉलिक्यूल का प्रेशर 10 बार है, इस गैस के एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरीके से हम कभी बात नहीं करते। हम जब भी बात करते हैं हम इसी तरीके से बात करते हैं कि गैस का प्रेशर 10 बार है, गैस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि एंटायर गैस के बारे में बात करते हैं, एंटायर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यानी कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं हम सिस्टम को एक सिंगल एंटिटी मान के पूरे सिस्टम की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस कंप्लीट सिस्टम का प्रेशर 10 बार है, इस कंप्लीट सिस्टम या फिर इस कंप्लीट गैस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम ये नहीं कहते कि इस सिस्टम के एक मॉलिक्यूल का या इस गैस के एक मॉलिक्यूल का प्रेशर ये है, इस गैस के एक मॉलिक्यूल का या इस सिस्टम के एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ये है। यानी कि हम कभी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करते। और जिन्होंने पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो उन्हें यह भी पता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल भी इसी तरीके के आते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो वहां क्या दिया हुआ होता है, वहां हमें बोला गया होता है कि एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, उस गैस का प्रेशर ये है, उस गैस का टेम्परेचर ये है। ठीक है, तो कभी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात हम थर्मोडायनेमिक्स में नहीं कहते, है ना। जो भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते आ रहे हो या जो भी आप अभी आगे पढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में हम हमेशा एंटायर सिस्टम की बात करते हैं, हम सिस्टम के हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात नहीं कहते। तो जब इस अप्रोच से हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं जिसमें हम सिस्टम को एक सिंगल एंटिटी मान के उसके कंप्लीट बिहेवियर को एनालाइज करते हैं तो उस अप्रोच को हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ये कहते हैं हम। ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू हम थर्मोडायनेमिक्स क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हमें हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ध्यान देना होता है। सिस्टम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है आपको हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को एनालाइज करना होगा। तो जब आप ऐसा करेंगे, आप अगर हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को एनालाइज करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा पहले तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और दूसरी बात वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि वहां हमें सिस्टम के हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में बात करनी होगी। लेकिन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर ऐसा नहीं है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हम सिस्टम के हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को एनालाइज नहीं करते, हम कंप्लीट सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। हम सिस्टम को एक सिंगल एंटिटी मान लेते हैं और कंप्लीट सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज कर लेते हैं। हम ये नहीं मानते कि सिस्टम के हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को हमें एनालाइज करना है, वो हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू हम थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और डिफिकल्ट होता है। तो जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते आ रहे हैं वो हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू पढ़ते आ रहे हैं और इसीलिए हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्या कहते थे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बता दिए हैं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया अभी अभी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी अप्रोच के थ्रू हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी इसी अप्रोच के थ्रू हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये अप्रोच हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होती है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हमें हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ध्यान देना है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम उसके थ्रू थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते। वहां मैंने जो प्रॉब्लम आती है वो आपको बताया था अभी अभी। ठीक है ना। तो इसलिए मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रेशर, ये टेम्परेचर हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। तो सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, यानी कि अगर मेरे को सिस्टम के कंप्लीट सिस्टम का प्रेशर मेजर करना है, कंप्लीट सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करना है, तो इसके लिए डिवाइसेस अवेलेबल हैं। मार्केट में ऐसी कई डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो आपको प्रेशर के बारे में बताती हैं, गैस के प्रेशर के बारे में बताती हैं, गैस के टेम्परेचर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। प्रेशर को आप मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, ऐसी मेजर करने के लिए डिवाइसेस बनी हुई हैं। अगर मैं इस कंटेनर पे एक प्रेशर गेज लगा दूं
तो ये प्रेशर गेज मेरे को इस गैस का प्रेशर बता देगा। अगर मैं इस कंटेनर में एक थर्मामीटर लगा दूं तो ये थर्मामीटर मुझे इस गैस का टेम्परेचर बता देगा, ठीक है ना। अगर मैं एक प्रेशर गेज लगा दूं तो मुझे इस गैस का प्रेशर मालूम चल जाएगा, यानी कि इस कंप्लीट सिस्टम का प्रेशर मालूम चल जाएगा। अगर मैं एक थर्मामीटर लगा दूं तो मुझे इस गैस का या फिर यूं कह लीजिए कि इस कंप्लीट सिस्टम का टेम्परेचर मालूम चल जाएगा। तो ये मेजर करना बहुत ईजी है, ठीक है। हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अब ये डिवाइसेस किस तरीके से काम करती है ये देख लेते हैं, ठीक है। जनरली होता क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह स्टैटिक तो होंगे नहीं, वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। वो एक्टिव होंगे, अगर मॉलिक्यूल्स एक्टिव है तो वो मूव कर रहे होंगे और मूव करने के साथ वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होंगे। मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्टिव होंगे, एक्टिव हैं इसका मतलब वो मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के अलावा ये मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल से भी टकरा रहे हैं, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ तो कोलाइड करेंगे ही, कुछ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे, ठीक है ना। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। जितना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन हो रहा होगा, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिव होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है या सिस्टम का जो प्रेशर है, हमारा सिस्टम क्या है, गैस है, तो गैस का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाले कोलिजन्स पे, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, यानी कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिव होंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे और उतना ही हमें गैस का प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जितने कम नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उतना ही कम प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के अलावा ये इस कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड कर रहे हैं। जब ये इस कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेंगे तो कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस कंटेनर की वॉल पे, और उसी फोर्स को अगर हम पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ये इस कंटेनर की वॉल से आके टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं इस कंटेनर की वॉल से, तो इसका मतलब इस कंटेनर की वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स कुछ अमाउंट में प्रेशर कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट कर रहे होंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो प्रेशर गेज है ये फाइनल एक प्रेशर की वैल्यू हमें बता देगा, ठीक है ना। जब ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, वापस मैं बता देता हूं, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं, कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं तो कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसे हम पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हर एक मॉलिक्यूल कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कंटेनर की वॉल पे, तो जो वो प्रेशर है, वो जो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है ना। जब ये मॉलिक्यूल सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो ये जो प्रेशर गेज है ये फाइनल प्रेशर हमें बता देगा, ठीक है ना। तो ये प्रेशर गेज क्या करेगा, हमें फाइनल प्रेशर बता देगा गैस का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकली कैसे हो रहा है ये, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मैं किसी भी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहा हूं, मान लीजिए मैं इस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहा हूं। ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये मॉलिक्यूल एक्टिव है, मूव कर रहा है, ठीक है। ये मूव कर रहा है और इस कंटेनर की वॉल से आके टकरा रहा है। अभी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैं वापस से एक बार बता रहा हूं, मैथमेटिकल फॉर्म में बताऊं, जिससे आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए, मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं कोई सा भी, ठीक है। सेम बिहेवियर सारे मॉलिक्यूल्स का होगा, है ना। तो मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्टिव है। ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कंटेनर की वॉल से आके टकरा रहा है, ठीक है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम t1 पे इस मॉलिक्यूल का मास होगा m और इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी v1, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम t1 पे इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v1, ठीक है ना। अब जब ये मॉलिक्यूल आके इस कंटेनर की वॉल पे टकराएगा, है ना, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। मास तो सेम रहेगा मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल का मास तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। कंटेनर की वॉल से टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम t2 पे इसका मास है m और वेलोसिटी है v2, यानी कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, p = mv। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल का मोमेंटम टकराने से पहले, वॉल से टकराने से पहले मॉलिक्यूल का मोमेंटम क्या था, p1 = mv1, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v1, ठीक है। अब जब मॉलिक्यूल इस वॉल से टकरा गया तो टकराने के बाद मॉलिक्यूल का मोमेंटम क्या हो गया, p2 = mv2। वॉल से कोलाइड करने के बाद मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या हो गई थी, v2, है ना। तो
अब यहां आप देखिए मोमेंटम में चेंज आ रहा है। मोमेंटम में क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिए, यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन हमें पता है ना क्या होता है? dv/dt, या यूं कह लीजिए एक्सीलरेशन del v by del t। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है। अब देखिए यहां अगर मैं इक्वेशन 1 में डेल टी को मल्टीप्लाई और डेल टी को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? देखिए डेल टी को डिवाइड और डेल टी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब v अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। ये जो डेल वी अपॉन डेल टी है ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन? डेल पी इज इक्वल्स टू एम ए डेल टी, एम ए डेल टी। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? m इंटू ए क्या होता है? फोर्स। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। अब देखिए डेल p इज इक्वल्स टू एम ए क्या हो गया? एफ डेल टी। एफ क्या हो गया? डेल p बाय डेल t। ठीक है, तो यहां हमें क्या मिल गया? वो फोर्स मिल गया जो ये मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है इस कंटेनर की वॉल पे, इस कंटेनर की वॉल से टकराने के बाद। ठीक है, ये क्या है? ये वो फोर्स है जो ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट कर रहा है इससे टकराने के बाद। अगर मैं इस फोर्स को पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट कर लूं, जो फोर्स ये मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है इस कंटेनर की वॉल से टकराने के बाद इस कंटेनर की वॉल पे, उस फोर्स को अगर मैं पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट कर लूं तो मुझे प्रेशर मिल जाएगा। वो प्रेशर कौन सा होगा? वो प्रेशर होगा इस मॉलिक्यूल से लगने वाला प्रेशर इस कंटेनर की वॉल पे। ठीक है, तो हमें इस मॉलिक्यूल से एक्सर्ट होने वाला प्रेशर मिल गया। जो प्रेशर ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट कर रहा है वो प्रेशर हमें मिल गया। तो हो क्या रहा है? फाइनली मैं कंक्लूड कर देता हूं। हो ये रहा है कि मॉलिक्यूल की कुछ वेलोसिटी है इनिशियली, ठीक है, टकराने के बाद वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम होगा। मोमेंटम की वजह से, जब मोमेंटम होगा तो मोमेंटम की वजह से ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसे अगर हम पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट करें तो हमें इस मॉलिक्यूल से इस कंटेनर की वॉल पे लगने वाला प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, अब हर एक मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। ठीक है ना, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। जैसा कि मैंने बताया था अभी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जब हम हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ध्यान देते हैं तो उसकी वेलोसिटी, उसकी पोजीशन, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। हर एक मॉलिक्यूल की कुछ वेलोसिटी होती है, कुछ पोजीशन होती है और कुछ एनर्जी होती है। हर मॉलिक्यूल की एनर्जी, हर मॉलिक्यूल की पोजीशन, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, सब जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स है सबकी इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो फाइनल वेलोसिटी भी सेम नहीं होगी। यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, वो अलग अलग होगा। अलग अलग मॉलिक्यूल्स का चेंज इन मोमेंटम अलग अलग होगा तो अलग अलग मॉलिक्यूल से इस कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट होने वाला फोर्स भी अलग होगा। और अगर अलग अलग मॉलिक्यूल से कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट होने वाला फोर्स अलग है तो अलग अलग मॉलिक्यूल से लगने वाला प्रेशर भी अलग होगा। तो हर एक मॉलिक्यूल से लगने वाला प्रेशर अलग होगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल मान लीजिए मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल M1 है, ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मान लीजिए 10 बार प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये। ठीक है, ये मॉलिक्यूल 2 है, ये इस कंटेनर की वॉल पे 17 बार प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इसी तरीके से कोई मॉलिक्यूल नंबर 3 है, मान लीजिए ये वाला है, ये कंटेनर की वॉल पे 15 बार प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे यहां हमें क्या मिल जाएंगे? n नंबर ऑफ प्रेशर्स की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि हर एक मॉलिक्यूल के प्रेशर की हमको वैल्यू मिल जाएगी। जब इन सभी प्रेशर का हम एवरेज लेंगे, हर मॉलिक्यूल से एक्सर्ट होने वाले प्रेशर का जब हम एवरेज लेंगे
तो हमें फाइनल वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 10 बार। ठीक है, जब हर एक मॉलिक्यूल से एग्जर्ट होने वाले प्रेशर का हम एवरेज लेंगे तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो होगी 10 बार। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो प्रेशर हमें मिल रहा है प्रेशर गेज से, वो हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से एग्जर्ट होने वाले प्रेशर का एवरेज है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रेशर है ये एवरेज प्रेशर है। ठीक है ना, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से एग्जर्ट होने वाले प्रेशर का एवरेज प्रेशर ये वाला है, 10 बार है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का एवरेज बिहेवियर यहां हमें देखने को मिल रहा है। हमें मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर मिल रहा है। हमें मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से, ठीक है ना, वापस से बता देता हूं, ये जो मॉलिक्यूल्स का हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से लगने वाले प्रेशर का एवरेज प्रेशर जो है वो कंप्लीट सिस्टम का प्रेशर होगा। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से एग्जर्ट होने वाले प्रेशर का जो एवरेज है वही हमारा सिस्टम का प्रेशर होगा, वही कंप्लीट सिस्टम का प्रेशर होगा। यानी कि मॉलिक्यूल्स के एवरेज प्रेशर से हमें सिस्टम का कंप्लीट प्रेशर मिल रहा है, यानी कि हमें कंप्लीट सिस्टम का एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। यानी कि मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से हमें सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर की। किसकी बात करते हैं? मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से हमें कंप्लीट सिस्टम का बिहेवियर देखने को मिलता है। मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से हमें कंप्लीट सिस्टम का बिहेवियर देखने को मिलता है, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर की। हर एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल प्रेशर हमें मिल गया, जब उस हर एक प्रेशर का जब हम एवरेज लेंगे तो हमें कंप्लीट सिस्टम का प्रेशर मिलेगा। तो ये जो सिस्टम का प्रेशर है ये क्या है? हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से एग्जर्ट होने वाले प्रेशर का एवरेज है। ठीक है, तो सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर हमें मिलता है मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से। सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर हमें कैसे मिल रहा है? मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से। यही बात टेम्परेचर की है। ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल का कुछ टेम्परेचर होगा, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल की कुछ इंडिविजुअल एनर्जी होगी। जैसा कि मैंने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में आपको बताया था कि हम हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, उसकी पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसकी एनर्जी देखते हैं। ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी है, खुद की कुछ एनर्जी है, उसी एनर्जी को हम टेम्परेचर के रूप में मेजर करते हैं। तो अगर इस मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी है तो इसका कुछ टेम्परेचर होगा, मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मॉलिक्यूल का कुछ टेम्परेचर होगा, मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जिस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज्यादा है, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम है उस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है। ठीक है ना, तो हर एक मॉलिक्यूल की खुद की एक एनर्जी है और उसको हम किसके रूप में मेजर कर रहे हैं? टेम्परेचर के रूप में मेजर कर रहे हैं। तो हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का एक डिफरेंट टेम्परेचर है। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, अगर मॉलिक्यूल M1 का टेम्परेचर कुछ है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, मॉलिक्यूल M2 का टेम्परेचर कुछ है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मॉलिक्यूल M3 का टेम्परेचर कुछ है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो सब मॉलिक्यूल से मिलने वाले टेम्परेचर का अगर हम एवरेज लेंगे तो हमें फाइनल टेम्परेचर मिलेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो जो टेम्परेचर होगा, ये जो फाइनल टेम्परेचर होगा, ये कंप्लीट सिस्टम का टेम्परेचर होगा। ये जो फाइनल टेम्परेचर है ये कंप्लीट सिस्टम का टेम्परेचर है। यानी कि यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल टेम्परेचर का अगर हम एवरेज लें तो हमें सिस्टम का कंप्लीट टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। यानी कि मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर को देखकर हमें सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से हमें मिलता है सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट की। तो 3 कंसेप्ट हमें अभी हमने देख ली। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं, क्योंकि उससे हमें सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब आगे कुछ और ऑब्जर्वेशन देखते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में ही। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था?
माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूं, मेरे को एक और कंसेप्ट आपको बताना है, ठीक है ना। तो दोनों अप्रोचेस को मैं एक साथ अप्लाई कर रहा हूं। तो मेरे पास एक क्या है, कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, और ये गैस क्या है, हमारी सिस्टम है। ठीक है, सेम यही कंटेनर है मेरे पास और सेम यही गैस इसमें भरी हुई है, यानी कि मैं सेम यही सिस्टम यहां पे भी ले रहा हूं। ठीक है, तो इसी सेम सिस्टम पे मैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भी अप्लाई कर रहा हूं और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच भी अप्लाई कर रहा हूं। तो यहां मैं अप्लाई करूंगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, यहां बात करेंगे हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हमें क्या करना होता है, हमें सिस्टम के हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को एनालाइज करना होता है, सिस्टम के हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो हमें सिस्टम के हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ध्यान देना है, हमें हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, इन सभी चीजों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैं हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी को कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, एनर्जी को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा एनर्जी को किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर की फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि जब मैं एनर्जी को कैलकुलेट कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का टेम्परेचर पता चल जाएगा, यानी कि मैं हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहा हूं। मान लीजिए, तो मान लीजिए मॉलिक्यूल M1 है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, M1 मॉलिक्यूल का टेम्परेचर है T1। ठीक है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, M2 मॉलिक्यूल का टेम्परेचर है T2। ये थर्ड मॉलिक्यूल है, M3 मॉलिक्यूल का टेम्परेचर है T3। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेरे पास n नंबर ऑफ टेम्परेचर्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि मेरे को हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इस वक्त पता है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की मदद से मैंने क्या किया, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को एनालाइज किया और हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का टेम्परेचर, उसकी एनर्जी मुझे पता है। ठीक है ना, तो यहां मुझे क्या मिल गए, n नंबर ऑफ टेम्परेचर्स मिल गए, n नंबर ऑफ टेम्परेचर्स का डेटा मिल गया, टेम्परेचर का डेटा मेरे को मिल चुका है यहाँ। ठीक है ना, अब जब मैं इन टेम्परेचर्स को ऐड करके इनका एवरेज लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज टेम्परेचर। क्या मिलेगा, एवरेज टेम्परेचर, TAV। ये TAV क्या है, एवरेज टेम्परेचर। मैं क्या करूंगा, इन टेम्परेचर्स का सम करूंगा और क्या करूंगा, इनका एवरेज ले लूंगा। ठीक है, सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास, जितने नंबर ऑफ टेम्परेचर्स की वैल्यूज है वो करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, हर एक मॉलिक्यूल से एग्जर्ट होने वाले प्रेशर को कैलकुलेट करूंगा। मैं हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ध्यान दूंगा, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से एग्जर्ट होने वाले प्रेशर को मैं कैलकुलेट करूंगा। जो ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो मैं कैलकुलेट करूंगा। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, इसलिए मैं हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ध्यान दूंगा। मान लीजिए कि मॉलिक्यूल M1 से एक्सर्ट होने वाला प्रेशर है P1, मॉलिक्यूल M2 से एक्सर्ट होने वाला प्रेशर है P2, मॉलिक्यूल M3 जो है इससे एक्सर्ट होने वाला प्रेशर है P3, ये जो मॉलिक्यूल है M4 उससे एक्सर्ट होने वाला प्रेशर है P4। इसी तरीके से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर nth मॉलिक्यूल से एक्सर्ट होने वाला प्रेशर क्या है, Pn है। तो इस तरीके से जैसे मेरे को टेम्परेचर का डेटा मिला, इस तरीके से मेरे को प्रेशर का भी डेटा मिल गया। ठीक है ना, अब इतनी सारी प्रेशर की वैल्यूज मिल गई मेरे को, तो मेरे को क्या करना है, अगर मैं इन सब प्रेशर की वैल्यूज को सम करूं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दूं तो मेरे को एवरेज प्रेशर मिल जाएगा PAV। ठीक है, मेरे को क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ क्या कैलकुलेट किया, मैंने क्या किया, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ध्यान दिया, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को कैलकुलेट किया, उससे एक्सर्ट होने वाले प्रेशर को कैलकुलेट किया, और जब मेरे को टेम्परेचर और प्रेशर का पूरा डेटा मिल गया तो मैंने टेम्परेचर्स का एवरेज ले लिया, प्रेशर का एवरेज ले लिया। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ ये किया। ठीक है ना, अब मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, यहाँ क्या लगा देंगे, हम प्रेशर गेज लगा देंगे, एंटायर सिस्टम का प्रेशर हमें मालूम चल जाएगा, यहाँ थर्मामीटर लगा देंगे तो एंटायर सिस्टम का टेम्परेचर हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ मान लीजिए कि ये जो प्रेशर है ये क्या है, 10 बार है, और जो टेम्परेचर है वो क्या है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है।
ठीक है, तो हमने क्या किया, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हमने क्या किया, एक प्रेशर गेज लगा दिया कंटेनर पे, एक थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर से हमें टेम्परेचर मालूम चल गया, प्रेशर गेज से हमें क्या मालूम चल गया, प्रेशर मालूम चल गया। ठीक है, तो अब दोनों एक ही सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम एक ही हैं। एक समय हमने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई की, एक समय हमने मैक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई की। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से हमें जल्दी डेटा मिल गया। ठीक है, सीधा हमने क्या किया, हमने प्रेशर गेज लगाया, थर्मामीटर लगाया, हमें प्रेशर टेम्परेचर मिल गया। लेकिन यहां हमने हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को कैलकुलेट किया, फिर उससे हमें एवरेज टेम्परेचर, एवरेज प्रेशर मिला। अब जो ये एवरेज टेम्परेचर है, ये एवरेज जो प्रेशर है, जो हमें एवरेज टेम्परेचर मिला, जो हमें एवरेज प्रेशर मिला, वो एवरेज प्रेशर और एवरेज टेम्परेचर हमारा क्या होगा, 10 बार और 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये जो एवरेज टेम्परेचर है और ये जो टेम्परेचर है, ये दोनों सेम होंगे। इस थर्मामीटर से जो टेम्परेचर हमें मिला और जो एवरेज टेम्परेचर हमने यहाँ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की मदद से निकाला था, वो दोनों सेम होंगे। यानी कि ये जो टी है, ये दरअसल क्या है, टी एवरेज है। ये जो टी है, ये क्या है, टी एवरेज है। ठीक है ना, और ये जो पी है, ये क्या है, पी एवरेज। यानी कि हर एक मॉलिक्यूल से, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से एग्जर्ट होने वाले प्रेशर्स की वैल्यू का अगर हम एवरेज ले लें तो हमें कंप्लीट सिस्टम का प्रेशर मिल जाएगा। हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के टेम्परेचर्स की वैल्यूज का अगर हम एवरेज ले लें तो हमें कंप्लीट सिस्टम का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो अब यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है। वो क्या निकलता है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, या फिर यूं कह लीजिए कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, या फिर यूं कह लीजिए कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के रिजल्ट्स को डिराइव कर सकते हैं। एक और स्टेटमेंट यहां बन रहा है, वापस बोल रहा हूं मैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के रिजल्ट्स को डिराइव कर सकते हैं। यानी कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की मदद से हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से आने वाले रिजल्ट्स को डिराइव कर सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के रिजल्ट्स को डिराइव कर सकते हैं। यहां मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, results of classical thermodynamics can be derived from statistical thermodynamics। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक और ऑब्जर्वेशन, एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें हमने क्या देखा कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की मदद से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें 4 रिजल्ट्स यहां मिल गए, 4 हमने ऑब्जर्वेशंस देखी कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम कहते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर की, यानी कि एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वहां हम बात करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर से हमें कंप्लीट सिस्टम का बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, और चौथी ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से भी डिराइव कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की मदद से भी डिराइव कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि अगर मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के टेम्परेचर्स का एवरेज लूं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के प्रेशर का एवरेज लूं, तो मुझे कंप्लीट सिस्टम का प्रेशर, कंप्लीट सिस्टम का टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं आगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 2 सिस्टम हैं, ठीक है, ये 2 सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम्स का वॉल्यूम क्या है, सेम है।
दोनों सिस्टम्स का वॉल्यूम क्या है, सेम है। दोनों सिस्टम्स का वॉल्यूम क्या है, सेम है, सेम वॉल्यूम है दोनों सिस्टम्स का, ठीक है ना। इस सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़े से ज्यादा हैं, इस सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़े से कम हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, दो सिस्टम्स हैं, दोनों सिस्टम्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है, जो वॉल्यूम है दोनों सिस्टम्स का वो सेम है। एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप इन दोनों सिस्टम्स में से कौन से सिस्टम पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई करोगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप इन दोनों सिस्टम्स में से कौन से सिस्टम पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई करोगे। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हमें हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ध्यान देना होता है, तो इन दोनों सिस्टम्स में से कौन से सिस्टम पे आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई करोगे। इस सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है आप इस पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि यहां अगर आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इस सिस्टम को एनालाइज करने में, ठीक है, क्योंकि यहां आपको हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ध्यान देना होगा और यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ज्यादा हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं तो वहां हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अब इस सिस्टम की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, सेम वॉल्यूम है दोनों सिस्टम्स का, इस सिस्टम की तरफ ध्यान दीजिए। इस सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, ठीक है। तो आप यहां माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, आप हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है ना। यहां कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को आप इजीली एनालाइज कर सकते हो और कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस सिस्टम में आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस सिस्टम में आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। तो जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं वहां आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है वहां आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए, जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो मास भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो मास भी कम होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इधर ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम सेम है, ये वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो दोनों सिस्टम्स का वॉल्यूम सेम है। ये जो V है वॉल्यूम जो है वो सेम है। अगर वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करेगी मास पे। अगर वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करेगी मास पे, यानी कि अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। यहां हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, यहां वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो वॉल्यूम अगर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम पे डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी, डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करेगी मास पे। तो अब इधर ध्यान दीजिए, इस सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो मास ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है। इस सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके कंपैरिजन में कम है, सेम वॉल्यूम में बात कर रहे हैं हम, सेम वॉल्यूम में इस सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम के कंपैरिजन में कम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां कम है तो डेंसिटी यहां कम होगी इस सिस्टम के कंपैरिजन में, ठीक है। सेम वॉल्यूम में डेंसिटी यहां कम होगी और यहां ज्यादा होगी, सेम वॉल्यूम में यहां डेंसिटी कम होगी, यहां डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इन दोनों सिस्टम्स में से किस सिस्टम में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, इस वाले सिस्टम में, क्योंकि यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है, यहां हम वी कैन अप्लाई माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, यहां हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मास ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है,
यानी कि हायर डेंसिटीज में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका 5th पॉइंट, ध्यान रख लीजिए, हायर डेंसिटीज में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन लोअर डेंसिटीज में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इन लोअर डेंसिटीज। यहां मैं वर्ड लिख देता हूं, इन लोअर डेंसिटीज। ठीक है, वी कैन अप्लाई माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इन लोअर डेंसिटीज। लोअर डेंसिटीज में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डेंसिटी में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हायर डेंसिटी में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते। अब जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पे जब हम जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पे जब हम जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो सेम वॉल्यूम के लिए हायर एल्टीट्यूड्स या फिर लोअर डेंसिटीज पे हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, हायर डेंसिटीज पे, हायर एल्टीट्यूड्स पे जब हम जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पे जब हम बढ़ते जाते हैं तो डेंसिटी एज कंपेयर टू लोअर एल्टीट्यूड्स क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। हाई एल्टीट्यूड्स पे जैसे हम जाते हैं डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डेंसिटी डिक्रीज होती है तो सेम वॉल्यूम के लिए हम हायर एल्टीट्यूड्स पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे डेंसिटी क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू लोअर एल्टीट्यूड्स फॉर द सेम वॉल्यूम। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड्स पे डेंसिटी कम होती है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स पे डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो एज कंपेयर टू लोअर एल्टीट्यूड्स, हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या होती है, डेंसिटी कम होती है फॉर द सेम वॉल्यूम। तो हम हायर एल्टीट्यूड्स पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। तो हायर एल्टीट्यूड्स या फिर लोअर डेंसिटीज पे हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका 6th पॉइंट। ठीक है ना, तो आपको मैंने आज 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से रिलेटेड। पहला कि हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है, जिससे हमें सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच या फिर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स या फिर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के रिजल्ट्स को डिराइव कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट कि हायर डेंसिटीज में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन लोअर डेंसिटीज में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। और छठा पॉइंट कि हायर एल्टीट्यूड्स में भी हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स में डेंसिटीज क्या होती जाती है, कम होती जाती है। डेंसिटी क्या होती जाती है, लो होती जाती है एज कंपेरेटिव टू लोअर एल्टीट्यूड्स फॉर द सेम वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।